नमस्कार मित्रों। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एसएसटी। एसएसटी का यूपी बोर्ड का पहला चैप्टर है और आपको पता है मैं पहले बता दे रहा हूँ, इस सब्जेक्ट का मैं ज्ञाता नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ज्ञाता नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ेंगे तो नंबर नहीं आएगा। मैं साफ-साफ बता रहा हूँ, मैं चाहूँ तो मैं आपसे सारी चीज़ें छुपा सकता हूँ। 100% बता रहा हूँ, 80% जो मैं पढ़ाऊँगा वही आएगा। 80% और बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा, हर चैप्टर का सारा क्वेश्चन पढ़ा। देखो, चैप्टर वाइज सब करवा देंगे, एक चैप्टर का एक वीडियो होगा और आप एक उठा के देखना जब एग्जाम में आएगा तब। मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेहनत करने आता है। आपको पढ़ाने के लिए मैं सब कुछ करूंगा। और ये विद्या क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, उसी का सारा क्वेश्चन है। शब्द मेरे हैं और जो पेपर में आए हुए वो सब चीजें, और जो आ सकते हैं वो भी क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, जूसेppe मैथ्सनी के विचारों पर प्रकाश डालिए। अब इनके विचार क्या थे? तो इनके विचार अगर हम ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, देखिए ध्यान से। इनके विचार थे, जूसेppe मैथ्सनी इटली का प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता था। अब पहली बात तो जूसेppe मैथ्सनी क्या था? डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, इनके विचार क्या था बताएंगे, वो है कौन चीज इतिहास में। जूसेppe मैथ्सनी मैथ्सनी इटली का प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता था, बहुत फेमस नेता था, वहां क्रांतिकारी नेता था। उसका जन्म 1807 ईस्वी में, देखिए ये सन सन याद रहना चाहिए। जब भी सन आप लिखिएगा तो ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनोवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेनोवा में। अब इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा और ब्लैक से लिखिएगा। अगर अंडरलाइन नहीं करना चाहिए तो ब्लैक से, वन ऑफ द बेस्ट होगा यार। देखो, हुआ वह कार्बोनारी नाम के गुप्त संगठन से जुड़ा। मतलब वो कौन से संगठन से जुड़ा? कार्बोनारी एक क्या है? संगठन है। उस संगठन से कौन जुड़ा था? जिससे जूसेफे। ध्यान दीजिएगा, वो एक क्या है? एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता है। और किससे जुड़ा है? कार्बोनारी नाम के गुप्त संगठन से जुड़ा। गुप्त संगठन मतलब जिसके बारे में लोग जानते हैं ना हो, ये समझ सकते हो। पर क्रांति फैलाने के कारण देश से निकाल दिया गया। समझ रहे हो? क्रांति फैलाने मतलब कि जिसके खिलाफ ये क्रांति कर रहा था, जब उन्हें पता चला ये ऐसा कर रहा है तो उसे देश से क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। इटली का प्रसिद्ध था ना। अब देखिए, बाहर रहते हुए उसने यंग इटली, अब इसे ब्लैक से लिखना, बाहर रहते हुए उसने यंग इटली और यंग यूरोप संगठन बनाए। ध्यान दीजिएगा, बाहर रहने के बाद उसने कितने संगठन बनाए? दो। पहला संगठन का नाम क्या है? यंग इटली। और दूसरा क्या है? यंग यूरोप संगठन बनाए। मेस्सनी का मानना था कि देश के लोग मिलकर ही मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। मेस्सनी का कहना था कि इसका विचार था, देखो ये पॉइंट है। उसका पहला विचार यह था कि देश के लोग ही मिल के देश का क्या बनाते हैं? राष्ट्र बनाते हैं। ध्यान दीजिए, मेसनी का मानना था कि एक देश के लोग मिलकर मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। मजबूत राष्ट्र मतलब एक बढ़िया राष्ट्र जहां पर सब कुछ क्या हो? बेहतर हो। मेसनी का पहला विचार ये था। याद रखिएगा, पहला विचार यहाँ था। वो इटली के एकीकरण और जनता के वो इटली के एकीकरण और जनता के शासन का समर्थक था। देखो ना, समर्थक मतलब वो समर्थन करता था कि इटली का क्या हो जाए? एकीकरण। जो सब लोग बटे हुए हैं वो क्या हो जाए? एक साथ हो जाए। वो इटली को एक करना चाहता था, एकीकरण करना चाहता था, और साथ ही साथ जनता का क्या करता था? समर्थन। याद रखिएगा। और समर्थक था। उसके विचारों से यूरोप में राष्ट्रवाद बढ़ा। उसके विचारों से यूरोप में क्या बढ़ा? राष्ट्रवाद। देखो, ये जो था उसका विचार, आप आपने देखा कि इसने कहा कि किसी भी देश के लोगों जब मिल के रहते हैं तो वहाँ अच्छा राष्ट्र निर्माण होता है, वहाँ राष्ट्र का क्या होता है? निर्माण बढ़िया होता है। और उसके बाद उसने ये भी कहा कि उसका एक बात ये भी था कि वो इटली का क्या करना चाहता था? एकीकरण करना चाहता था। तो जब इटली के विचारों, सॉरी किसके, जूसेफे के विचारों से लोग इतना प्रभावित हुए कि अब वहां पर पता क्या बढ़ा? राष्ट्रवाद बढ़ा। राष्ट्रवाद का मतलब सिंपल सा इतना फंडा है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम करना, देश के प्रति प्रेम करना। यानी कि जूसेफे का जो क्रांतिकारी बदलाव था या फिर जो भी था, एक साथ सबको लेके चलने का प्रयास था, इटली को एक करने का, अब वो सफल हो रहा है। क्योंकि देखिए, उसके होने से राष्ट्रवाद यूरोप में क्या हुआ? राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद बहुत बड़ी बात है, उन लोगों के विचारों में आया राष्ट्रवाद।
लोग सोचने लगे कि हमें एक साथ रहना चाहिए, एक दूसरे का भला करना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन बैंक विद्यम उठा देखेंगे तो बहुत कठिन दिया है, आप उसे थोड़ा याद नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस के क्रांति के 4 कारण लिखिए। फ्रांस की क्रांति के कोई 4 कारण हैं। देखिए, कारण तो बहुत है। पहला कारण है, लुई 16वां कमजोर शासक था, वह जिद्दी था और अच्छे फैसले नहीं ले पाता था, उसकी गलतियों से जनता नाराज हो गई। लुई 16वां कैसा था? कमजोर शासक, मतलब वो डरपोक था कह सकते हो, और वो जिद्दी था, जो चाहता था वो करता, ससुरा चुट्टा हट। और उस अच्छे फैसले नहीं ले पाता था, मतलब डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं था। कब जहां 100 सैनिक भेजना चाहिए 1000 सैनिक भेज रहा है, जहां AK-47 लिख भेज वो केवल नॉर्मल गन लिख भेज रहा है, तो यानी इसका डिसीजन मेकिंग सही नहीं था और फैसले अच्छे नहीं ले पाता था, उसकी गलतियों से जनता नाराज हुई। जब फैसला लेने का तरीका नहीं सही है तो गलती होना सही है, और उसकी गलती से वहां की जनता उससे नाराज हो गए। जैसे अगर आपके देश के जो भी PM है इस समय, आप जान ही रहे हैं, अगर वो गलती बार बार करे, जैसे एक गलती अगर देखा जाए, कहीं गलती भी है और अच्छाई भी है। ऐसे जब पुलवामा अटैक हुआ उस समय मेरे हिसाब से आपके देश का प्रधानमंत्री का एक ही चीज होना चाहिए, इतना अच्छा मौका मिला था कि वो हम पे अटैक किया था, हम लोग भी वहां पे जाके डायरेक्टली अटैक कर देना चाहिए था, और ये पाकिस्तान नाम का शब्द हटा देना चाहिए था, सिर्फ रहता तो भारत रहता। अब इससे बढ़िया मौका नहीं मिलने वाला है। और याद कीजिएगा, दुश्मन इतिहास गवाह है, दुश्मन को छोड़ना यानी आगे खतरे से खाली। बम ब्लास्ट हुआ ना दिल्ली में, आपने देखा ना, दिल्ली में हुआ ना, देख लीजिए। तो छोड़िए दुश्मन को, कोई बात नहीं। दूसरा, आपका दूसरा जो है, ध्यान दीजिएगा, मध्यम वर्ग पढ़ा लिखा और जागरूक हो रहा था, उन्हें आजादी और बराबरी जैसे नए विचार मिले, इसलिए वे राजा के खिलाफ खड़े हो गए। देखिए, इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी है। क्या था फ्रांस के कारण का? एक ये था कि जो मिडिल वर्ग के परिवार, अब वो पढ़ लिख रहे थे, जब पढ़े तो उनके विचार बदले, और जब उनके विचार बदले तो वो जागरूक हो गए, उन्हें आजादी और बराबरी जैसे नए विचार मिले। मतलब मध्यम वर्ग के लोग जब पढ़ाई किए, उनके विचार बदले, और जब विचार बदले तो उन्हें समझ में आया, अरे यार आजादी तो मुझे भी चाहिए, ये जो चीजें हो रही है वो आजाद हम नहीं है। तब इनके अंदर आजादी का एक विचार आया। ये भी एक क्या है? फ्रांस की क्रांति का कारण है, क्योंकि भाई हमको आजादी चाहिए। एक इसलिए वे राजा के खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था? आजादी चाहिए। इसलिए पढ़ो लिखो तभी समझ पाओगे, 5 किलो नहीं जरूरी है। जनता की हालत बहुत खराब थी, लोगों के पास खाने और काम करने की कमी थी, जिससे असंतोष बढ़ता गया। देखिए, फ्रांस में इस समय इतनी किल्लत हो चुकी थी कि लोगों के पास खाने के लिए चीजें नहीं थी। वही कह रहा है, जनता के पास खाने और काम की कमी थी, जिससे असंतोष बढ़ा। जाहिर सी बात है, जिस राज्य में काम नहीं होगा वहां असंतोष होगा। असंतोष मतलब कोई भी खुश नहीं था, और जब कोई खुश नहीं होगा तो वहां युद्ध होगा, आपसी युद्ध होगा। दूसरे देश से युद्ध नहीं होगा, आपस में ही युद्ध होगा, अपने देश में ही युद्ध होगा। अब चौथा कारण क्या है? ध्यान दीजिएगा, सरकार लोगों की आजादी छीन रही थी। लेत्र द कासे जैसे आदेशों से बिना कारण लोगों को जेल भेज दिया जाता था। लेत्र लेत्र द कासे का मतलब ही होता था बिना कारण लोगों को जेल भेज। सरकार लोगों की क्या कर रही थी? आजादी छीन रही थी। और ऐसे देखिएगा, सरकार लोगों की आजादी छीन रही थी और बिना कारण लोगों को जेल भेज दिया जाता था, कुछ कारण नहीं। उठा रहे के उठाओ, जिसको मन करता है ससुर उठा ले रहा है, बाप का राज था इतना। तो कोई बताइए, राजा से उसमें कोई खुश होगा? क्रांति नहीं करेगा जी, विद्रोह नहीं कर देगा। अभी देखे थे ना कहाँ विद्रोह हुआ था, नेपाल में। ये रहा फ्रांस के 4 कारण। फ्रांस के क्रांति के 4 कारण थे। मुझे लग रहा है कि 2 क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गए। अब तीसरे, कह रहे SST कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब टाइम अपने पास नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा वो पढ़ लो, जब पेपर दे के आना तब कहना वाह वाह भैया वाह, मजा आ गया, शाबाश जिंदाबाद। बड़ा मेहनत किए हैं, ये मत सोचना कि ऐसे ही उठा लिए हैं, बड़ा मेहनत किए हैं, अच्छे से लिखे हैं, क्वेश्चन समझे हैं। कौन आ सकता, मेरा बताया हुआ और पढ़ाया हुआ पेपर में 100% पहुंचता है। उदारवाद से आप क्या समझते हैं? लिख के रख लो।
100 में 90% है, 5 सेट बनते हैं, उन सेट में से ये क्वेश्चन आना है तय है। 100% ये पेपर आएगा, देख लीजिएगा पेपर में ये क्वेश्चन आएगा। उदारवाद से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। हमें पहले बताना उदारवाद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। उदारवाद लैटिन शब्द हऊ लैटिनाई करने वाला ससुरा रात हो। उदारवाद का मतलब होता है आजादी। अगर आपसे नॉर्मल कोई पूछे उदारवाद का मतलब क्या होता है? आजादी। आजादी। उदारवाद का मतलब है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीने, सोचने और काम करने का अधिकार मिले। आजादी का मतलब होता है ना कि उदारवाद का मतलब होता है, अगर ज्यादा बताओगे, कि हर व्यक्ति को अपने हिसाब से सोच सकता है, अपने हिसाब से कपड़ा पहन सकता है, अपने हिसाब से जो मन करे वो कर सकता है। ये क्या कहलाता है? उदारवाद। यह सभी लोगों को कानून के सामने बराबर मानने की बात करता है। उदारवाद का मतलब क्या होता है कि कानून की, अगर कानूनी बात आएगी तो सबके लिए क्या होगा? बराबरी। नहीं कि अमीरों के लिए अलग कानून और गरीबों के लिए अलग कानून, ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और देखिए, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, भले ही हमारे देश में लोकतांत्रिक देश है, सबके लिए सब कुछ बराबर है, लेकिन पता है कानून सबके लिए समान होते हुए भी आज अमीरों के लिए वो कानून नहीं है जो गरीबों के लिए है। उदारवाद मानता है कि सरकार जनता की इच्छा और समर्थन से बननी चाहिए। उदारवाद का एक मतलब और होता है कि जो सरकार बनने उसे जनता चुने। उदारवाद का मतलब यही होता है। और समर्थन से बननी चाहिए, न कि किसी राजा की इच्छा से। उदारवाद में ये नहीं होता कि ऐसा होता ना, उदारवाद में पहले क्या था कि राजा का बेटा राजा होता था, अब राजा का बेटा राजा नहीं होता है। अगर राजा इन द सेंस मतलब आपके देश का मुखिया, जैसे प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री अपने आप से नहीं बन सकते हैं, उन्हें चुनने का काम कौन करेगा? जनता। तो कह रहा है कि उदारवाद में ये होता है कि सरकार को कौन चुनता है? जनता चुनता है। तो उदारवाद में मोटी मोटा शब्द यही है, मोटी मोटा बात है कि उदारवाद का मतलब होता है, हे बबुआ, स्वतंत्रता, आजादी, हर चीज की आजादी, हर मामले में आजादी, पहनने, ओढ़ने, उठने, बैठने, सब चीज में आजादी। सरकार को चुनने में आजादी, सरकार अपने आप से फैसला नहीं, उस पे जनता के बारे में सोचना होगा, जनता अपनी बातों को कह ले, इस सब चीज में आजादी का मतलब क्या होता है? उदारवाद। अब इसकी विशेषता क्या है? देखिए, इसकी विशेषता तो अच्छी होगी। विशेषता क्या है? सरकार चुनाव और जनता की सहमति से बने। इसकी विशेषता क्या होती है? जो सरकार का चुनाव होता है जनता की सहमति से बने। अपने भाषा में देखना, जो सरकार का चुनाव होता है वो जनता की सहमति से बनता है। दूसरा, राजा और पादरी को खास अधिकार न दिए जाए। पादरी का मतलब अभी बहुत कुछ मतलब होता है, इतना समझ सकते हैं, बड़ी जाति है, एक वर्ग है। राजा और पादरी को खास अधिकार न दिया जाए, मतलब कह रहा है कि उनके लिए भी वही अधिकार हो जो हम लोगों के लिए हो। संविधान चुनी हुई संसद और निजी संपत्ति के अधिकार की रक्षा हो। तो कह रहा है कि संविधान, देखिए संविधान में सारे नियम कानून हो, उसकी रक्षा हो, उससे छेड़छाड़ न किया जाए, उसमें लिखी गई बातों का सब कोई पालन करे। चुनी हुई संसद, जो जो संसद बना है उसके नियम कानून पे भी सब कोई भरोसा करे, उसकी रक्षा हो, और निजी संपत्ति के अधिकारों की रक्षा हो। उदारवाद का मतलब ये भी होता है कि संसद जो हमारा संविधान है उसकी रक्षा हो, चुनी हुई संसद का रक्षा हो, और निजी संपत्ति के अधिकारों का रक्षा हो। निजी संपत्ति मतलब जो आपका जमीन जायदाद हो, उसमें तो कुछ आपका अधिकार है, सबका अधिकार होता है ना इन सब चीजों में, उससे भी संबंधित अधिकार होता है। तो उन अधिकारों को सुरक्षा किया जाए। ये नहीं कि हमारा जमीन है तो फलाने का तोर कैसे न रे हमार है, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं। तो ये रहा कुछ क्वेश्चन जो पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप नहीं मानेंगे आएगा। उदारवाद की विशेषता लिख लो। आर्थिक क्षेत्र में बेकार रोक टोक, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक क्षेत्र में बेकार की रोक टोक हटे और समान लोग और पैसा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो कह रहा आर्थिक मतलब पैसों से संबंधित, आप कोई व्यापार कर रहे हैं उसमें रोक टोक ना हो, ज्यादा टैक्स न लगे, आप अपने सामान को कहीं दूसरे देश में भेजना चाहते हो तो ज्यादा ताम झाम में रही नहीं कि भेजना है, आप कपड़े की फैक्ट्री लगाए हैं विदेश भेजना चाहते हैं, तो आपके भारत देश में ताम झाम, ये फाइल भरो, वो फाइल भरो, यहाँ जाओ वहां जाओ, यहाँ काउंटर साइन, ऐसी चाहे वकील बुलाओ, सब कुछ करवाओ,
तब जाके विदेश आपका मान जाएगा। अगर इतना तामझाम कह रहा है, ना हो, आप अपने पैसे को एक जगह भेज सकते हो और पैसे को मँगा सकते हैं। ये सब उदारवाद की क्या है, विशेषता है। जय हिंद दोस्तों।